नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, आपके अपने क्लासेस में, पिंगाक्ष क्लासेस के इस लाइव सेशन में। आर्मी स्पेशल ये क्लास है, अग्निवीर स्पेशल ये क्लास है। तो जो लोग आर्मी में जाना चाहते हैं, फौज में जाना चाहते हैं, उनके लिए बेहतरीन ये सेशन है। बहुत ही शानदार सेशन है। पूरे 50 प्रश्नों का ये आर्मी मॉडल टेस्ट पेपर है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये सेशन पसंद आएगा तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं पूरे 50 प्रश्नों का टेस्ट पेपर। और आपका जो टारगेट है वो 40 प्लस का रहेगा, 40 प्लस का टारगेट रहेगा। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। आर्मी जीडी ट्रेड्समैन अग्निवीर कंप्लीट मॉडल टेस्ट पेपर। तो जो लोग आर्मी में जाना चाहते हैं, अग्निवीर बनना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। चलिए देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। बाघ अभयारण्य की सबसे बड़ी संख्या कहाँ स्थित है? बाघ अभयारण्य की सबसे बड़ी संख्या कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, बी मध्य प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल और डी आंध्र प्रदेश। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट है, मध्य प्रदेश। बाघ अभयारण्य की सबसे बड़ी संख्या मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। डैश भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे? मुझे लगता है सबको पता होगा, तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। वीडियो को पॉज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिख दिया है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। VIQ ऑप्शन देखिए, ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर SD शर्मा और डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के मसाला उद्यान के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के मसाला उद्यान के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, ए आंध्र प्रदेश, बी केरल, सी कश्मीर और डी पंजाब। तो बहुत शानदार है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, केरल। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन बी केरल बिल्कुल करेक्ट है। मसाला उद्यान केरल के नाम से जाना जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए। गीता फोगाट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? ये शानदार क्वेश्चन है और मुझे लगता है सबको ये आंसर पता होगा। इसलिए पता होगा कि सबने मूवी देखी होगी, एक दंगल मूवी देख रखी होगी, तो ये आपको आंसर पता होगा। आमिर खान निर्मित ये फिल्म था। ऑप्शन आपके सामने है, ए कुश्ती, बी मुक्केबाजी, सी टेनिस और डी हॉकी। तो जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन ए कुश्ती बिल्कुल करेक्ट है। गीता फोगाट कुश्ती से संबंधित हैं। चलिए प्रश्न नंबर 5। प्रथम अफगान युद्ध डैश में हुआ था? बताइए कब हुआ था? ऑप्शन ए वर्ष 1848, ऑप्शन बी वर्ष 1843, ऑप्शन सी वर्ष 1839 और डी वर्ष 1833। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। 1939 ईयर 1839 यानी 1839 सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, 1839। बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। 5वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। दिल्ली डैश नदी के तट पर है, यानी दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है, ये पूछा जा रहा प्रश्न का आंसर है। ऑप्शन ए गोमती, बी सरयू, सी यमुना और डी गंडक। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, यमुना बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर आपके परफेक्ट हैं। बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 7वें की तरफ। एक बिजली के बल्ब में डैश से बना फिलामेंट होता है? बिजली के बल्ब में जो फिलामेंट होता है वो किस चीज़ से बना होता है, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए लीड, बी तांबा, सी लोहा और डी टंगस्टन। तो सही आंसर है ऑप्शन डी टंगस्टन। जो बिजली के बल्ब में फिलामेंट होता है वो किस चीज़ से बना होता है, तो टंगस्टन से बना होता है। प्रश्न नंबर 8 देखिए।
विश्व में सबसे बड़ी पक्षी है? ए अल्बाट्रोस, बी एमू, सी मोर और डी शुतुरमुर्ग। मुझे लगता है सबको आंसर पता होगा, फटाफट से कमेंट बॉक्स में देते जाइए आंसर। फिलहाल मैं बताना चाहूँगा ऑप्शन डी जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। शुतुरमुर्ग जो है विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 स्क्रीन पे गिरा है। सन 1994 में दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? 1994 में दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन बने? ऑप्शन ए जॉर्ज रॉबर्ट मुगाबे, बी डेसमंड टूटू, सी नेल्सन मंडेला और डी मिल्टन ओबोट। तो मुझे लगता है ये प्रश्न का आंसर आप सबको पता होगा, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाइए। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है इसलिए मैंने लिखा है VIQ। फिलहाल सही आंसर मैं बताता हूँ, ऑप्शन सी है नेल्सन मंडेला। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेल्सन मंडेला पहले राष्ट्रपति बने, अश्वेत राष्ट्रपति पहले बने थे नेल्सन मंडेला। 10वां प्रश्न, भारत में जनगणना प्रत्येक जैश के बाद नियमित रूप से आयोजित की जा रही है? कितने वर्ष के बाद? कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाइए। जनगणना कितने वर्षों में एक बार होती है, यही क्वेश्चन का आशय है। तो ऑप्शन दे रखा है, एक ऑप्शन है 12 वर्ष, बी 6 वर्ष, सी 10 वर्ष और डी 8 वर्ष। तो सही आंसर है ऑप्शन सी 10 वर्ष। हर 10 वर्षों पे जनगणना आयोजित होती है। चलिए प्रश्न नंबर 11वां देखते हैं। 11वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा। 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? ऑप्शन ए झांसी, बी कानपुर, सी लखनऊ से और डी मेरठ से। दोबारा पढ़ देता हूँ, 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? ऑप्शन ए झांसी से, बी कानपुर से, सी लखनऊ से और डी मेरठ से। तो सही आंसर है ऑप्शन डी मेरठ से। जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। 1857 का विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ था। ऑप्शन 12 देखिए, प्रश्न नंबर 12 देखिए। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अनुरोध पर राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा कब की? बताइए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन आपके सामने है। ए 25 जून 1975, बी 20 अक्टूबर 1975, सी 22 अक्टूबर 1975 और डी 22 दिसंबर 1976। तो सही आंसर है आपका ए 25 जून 1975, बिल्कुल करेक्ट है, 1 नंबर परफेक्ट है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13वें की तरफ। द्विज किसे कहा जाता है? द्विज किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ऑप्शन बी शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण, ऑप्शन सी ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और ऑप्शन डी क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। 14वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व के संबंध में सही ढंग से मेल नहीं खाता? निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व के संबंध में सही ढंग से मेल नहीं खाता है? ए सरिस्का अलवर, बी पेंच गढ़वाल, सी वाल्मीकि हजारीबाग और डी नागार्जुन सागर श्रीशैलम। तो सही आंसर है आपका डी पेंच गढ़वाल। पेंच गढ़वाल सही नहीं मेल खा रहा है क्योंकि गढ़वाल में पेंच नहीं है। 15वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए आंसर कमेंट बॉक्स में। भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? ए कल्पना चावला, बी प्रभा दत्ता, सी संतोष यादव और डी बचेंद्री पाल यानी कि बचेंद्री पाल। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए कल्पना चावला। कल्पना चावला जी भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री रही हैं। चलिए प्रश्न नंबर 16वां देखेंगे और 16वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा।
यदि सिस्टर को 5351101 के रूप में कूटबद्ध किया गया है तो अंकल को 84,670 के रूप में और बॉय को 129 के रूप में कूटबद्ध किया है, तो सन के लिए क्या कूट है। देखिए क्या करना है, इसमें कुछ करना नहीं है। सन का यस ले लीजिए। अब देखिए यस किस में है, तो सिस्टर में है। सिस्टर का क्या हो गया 5। ओ यहाँ पे है, इसमें ओ कहाँ है, तो बी में है, बॉय में। बॉय बी ओ के बाद दूसरा, तो दूसरा क्या है 2, ये हो जाएगा 2। यन है इसमें दूसरे नंबर पे अंकल वाले में, ये हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा 524। तो ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है 524। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17वें पे। अरुण ने कहा यह मेरी माँ के ग्रैंड सन की पत्नी है। अरुण लड़की से किस प्रकार संबंधित है। देखिए ये हो गया अरुण और ये हो गई अरुण की मदर, ठीक है। अब कोई लड़की है इनके माँ की, यानी अरुण ने कहा कि मेरी माँ के ग्रैंड सन की पत्नी है, तो मान लो ये लड़की हो गई, इनका ग्रैंड सन यहाँ पे हो गया, इसकी पत्नी है ये। तो क्या बोल रहा है, लड़की से किस प्रकार संबंधित है। अब ये लड़की से किस प्रकार संबंधित है अरुण, तो ये इसका पिता हो गया है लड़के का अरुण, तो यहाँ पे लड़की जो है उसकी बहू हो गई, तो इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन फादर इन लॉ, ए बिल्कुल करेक्ट है। फादर इन लॉ ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 18वें पे। 18वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा, विकल्पों में से श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन दे रखा है ए 50, 07, 49, 70 और जो विलुप्त पद हैं वो 36 के बाद हैं। देखिए क्या है, मुझे लग रहा है सब स्क्वायर में दे रखा है। 1 का स्क्वायर 1 × 1 = 1, ठीक है। 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 3 का स्क्वायर 3 3 9, 4 का स्क्वायर 4 चौको 16, 5 का स्क्वायर 5 5 25, 6 का स्क्वायर 6 4 36। तो अब क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर, यानी 7 × 7 तो हो जाएगा 49। सही आंसर क्या है ऑप्शन सी 49 बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर हम 19वां देखेंगे। पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ दोनों ओर से 5वें नंबर स्थान पर है। पंक्ति में कितने पेड़ हैं। तो देखिए क्या करना है, ये पेड़ है, ये कोई पेड़ है, ठीक है। ये पेड़ इधर से भी 5वें स्थान पे और इधर से भी 5वें स्थान पे, इसका मतलब इसके दाहिने साइड भी 4 होंगे और इसके बाएं साइड भी 4 होंगे, ठीक है। तो जोड़ लीजिए कुल कितने पेड़ हो गए, 4 इधर हो गए और 4 इधर हो गए, तो हो गया 4 4 8 और इस पेड़ को मिला लीजिए तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है 9। अब ऐसे भी देख सकते हैं, इसको कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपका 4 इधर से ले लीजिए, 4 इधर से ले लीजिए। ये जो वो मुख्य पेड़ है जिसको हमने पेड़ के जैसा बना रखा था, तो 4 और 4 8 और ये पेड़ जो है 9। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी 9। पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ दोनों ओर से 5वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कितने पेड़ हैं, तो 9 पेड़ है। ऑप्शन डी जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20वें पे। तीसरे शब्द के साथ समान शब्द रखने वाला सही विकल्प ज्ञात कीजिए और प्रश्न चिन्ह प्रतिस्थापित होना चाहिए। तो बताइए, पक्षी एब्स, आदमी इज टू व्हाट। देखिए पक्षी का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो एब्स है, उसी तरह आदमी का जो वैज्ञानिक नाम है वो इसमें ऑप्शन में दे रखा है। ऑप्शन देखिए, ए होमो सेपियंस, बी सांप, सी घोड़ा और डी छिपकली। तो सही आंसर है होमो सेपियंस। आदमी का जो वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शानदार ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर हम 21वें पे। 21वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा,
यदि 4 ओम, 5 ओम और 20 ओम के 3 प्रतिरोध समानांतर रूप से जुड़े हैं तब परिणामी प्रतिरोध क्या होगा? ऑप्शन ए 10 ओम, ऑप्शन बी 2 ओम, सी 20 ओम और डी 4 ओम। तो सही आंसर है ऑप्शन बी 2 ओम, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर आपके परफेक्ट है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22वें पे। डैश शरीर में आयरन की कमी के कारण होता है। बताइए कौन सा रोग ऐसा है जो शरीर में आयरन की कमी के कारण होता है? ऑप्शन आपके सामने है। ए रतौंधी, बी उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, सी एनीमिया यानी कि खून की कमी, और डी मधुमेह यानी कि शुगर टाइप का। तो सही आंसर है आपका एनीमिया, आयरन की कमी के कारण होने वाला रोग। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23वें पे। किसी बीमारी के लिए हमारे शरीर के प्रतिरोध को कहा जाता है? ऑप्शन ए रक्तता, बी पॉलीसीथेमिया, सी प्रतिरक्षा और डी लेकीमिया। तो जो बीमारी से प्रतिरोधन क्षमता होती है उसको हम कहते हैं प्रतिरक्षा। ऑप्शन सी जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है, प्रतिरक्षा। बढ़ते हैं 24 नंबर के प्रश्न पे, यानी कि 24वें नंबर के प्रश्न पे। 24वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। गठिया डैश 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 की बीमारी है। किस चीज़ की बीमारी है? क्या त्वचा की बीमारी है? ऑप्शन दे रखे हैं। ए त्वचा, बी ब्रिक, सी यकृत और डी जोड़ों। तो सही आंसर है जोड़ों की बीमारी है। गठिया हड्डी के जोड़ों पे होने वाली बीमारी है। जहाँ जहाँ हड्डी के जोड़ होते हैं वहाँ वहाँ ये बीमारी जकड़ती है। चलिए प्रश्न नंबर 25वां। मानव कोशिका में डैश 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 गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन ए 26, बी 48, सी 46 और डी 44। सही आंसर है ऑप्शन सी 46। मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं। बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 26वें पे। यदि किसी झील की सतह पर पानी जमने वाला है तो सबसे नीचे पानी का तापमान क्या होगा? ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस, बी 4 डिग्री सेल्सियस और सी 3 डिग्री सेल्सियस, डी 100 डिग्री सेल्सियस। तो सही आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस। सबसे नीचे पानी का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस अगर होता है तो पानी सतह पर जमने लगेगी। चलिए प्रश्न नंबर 27वां देखेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण डैश द्वारा उत्सर्जित होता है। क्या उत्सर्जित होता है बताइए। ऑप्शन दे रखा है। ए न्यूट्रॉन, बी इलेक्ट्रॉनों, सी एक्सरे और डी अल्ट्रासोनिक। तो सही आंसर है एक्सरे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण एक्सरे द्वारा उत्सर्जित होता है। चलिए बढ़ते हैं 28वें नंबर के प्रश्न पे। और 28वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। डैश 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 की मदद से सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। ऑप्शन देखिए। ए सामने दे रखा है सौर ऊर्जा, बी सौर फर्नेस, सी सोलर कुकर और डी सोलर हीटर। तो सही आंसर है सौर सेल की मदद से सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं 29वें नंबर के प्रश्न पे। जिंक सल्फाइड आमतौर पर किस रूप में उपयोग किया जाता है? बताइए दोस्तों, जिंक सल्फाइड आमतौर पर किस रूप में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। ए रोडेंटिसाइड, बी फंगसाइड, सी डिओडोरेंट और डी हर्बिसाइड। तो सही आंसर है रोडेंटिसाइड। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर आपके परफेक्ट हैं। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर हम 30वें की तरफ। और 30वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा।
निम्नलिखित में से किसका पुनर्चक्रण किया जा सकता है? किसका पुनर्चक्रण किया जा सकता है? ए प्राकृतिक तेल, बी कोयला, सी प्राकृतिक गैस और डी धातु। निम्नलिखित में से किसका पुनर्चक्रण किया जा सकता है? ए प्राकृतिक तेल, बी कोयला, सी प्राकृतिक गैस और डी धातु। तो सही आंसर है धातु का पुनः चक्रण किया जा सकता है। ऑप्शन डी जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 31वें पे। जब सल्फर डाइऑक्साइड पानी में घुल जाता है तो डैश 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 बनता है, यानी कि जब सल्फर डाइऑक्साइड पानी में घुल जाता है तो क्या बनता है? ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। ए सल्फर ट्राइऑक्साइड, बी सल्फर पेंटाऑक्साइड, सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डी सल्फ्यूरस एसिड। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन डी सल्फ्यूरस एसिड, बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर आपके परफेक्ट हैं। चलिए बढ़ते हैं 32वें नंबर पे। बार चुंबक के केंद्र में चुंबकत्व है, बताइए कितना? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन ए न्यूनतम, बी 0, सी नकारात्मक और डी ज़्यादा से ज़्यादा। तो सही आंसर होगा 0, बी बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन बी 0, बार चुंबक के केंद्र में चुंबकत्व 0 है। चलिए बढ़ते हैं 33वें नंबर पे। ध्वनि का वेग डैश 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 में अधिकतम होता है, किस में? ऑप्शन ए ठोस में, ऑप्शन बी या तरल में, सी गैस में या डी वाष्प में। तो ध्वनि का वेग ठोस में सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि अधिकतम होता है। हम बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 34 पे, और 34 यानी कि 34वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। वायरस निम्नलिखित में से किस रोग का कारक है? ए आंत्रज्वर, बी प्लेग, सी एड्स और डी एंथ्रेक्स। वायरस निम्नलिखित में से किस रोग का कारक है? ए आंत्रज्वर, बी प्लेग, सी एड्स और डी एंथ्रेक्स। तो सही आंसर है एड्स। एड्स ये रोग है जिस वायरस के थ्रू फैलता है। चलिए, प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति को डैश 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 द्वारा दर्शाया गया है, बताइए किसके द्वारा दर्शाया गया है? ए प्रकाश का ध्रुवीकरण, बी प्रकाश का अपवर्तन, सी प्रकाश का परावर्तन और डी प्रकाश का व्यक्तीकरण। तो सही आंसर है प्रकाश का ध्रुवीकरण। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं 36वें नंबर के प्रश्न पे, और 36वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। हल कीजिए। मैथ का ये क्वेश्चन है, यानी कि मैथ स्टार्ट हो गई यहाँ से। तो बहुत ही शानदार ये प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2 × 14 + 6 - 5 बहुत शानदार है। देखिए 14 और 6 को जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, और 20 - 5 करेंगे तो 15 हो जाएगा, ठीक है। और 15 और गुणे 2 ये करेंगे तो मुझे लगता है 30 हो जाएगा। मुझे लगता नहीं है ये सही है, 30 हो जाएगा। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन 30, 15 दूनी 30, बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 37वें नंबर का प्रश्न देखिए। एक आयताकार प्लॉट की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्रमशः 8:5 है। यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है तो प्लॉट की परिमिति कितनी होगी? देखिए माना कि लंबाई कितना है 8x मीटर, ठीक है, तथा चौड़ाई कितना है 5x मीटर। तो क्या बोल रहा है, प्लॉट की परिमिति कितनी होगी? तो इसमें क्या करेंगे 8x - 5x, 8x - 5x = 60। क्यों? क्योंकि दे रखा है ना एक आयताकार की लंबाई तथा चौड़ाई 8 समानुपात है, चौड़ाई 60 मीटर कम हो,
यानी कि 60 मीटर कम है, तो 60 मीटर कितने निकल जाएगा, 8x माइनस 5x 3x इक्वल टू 60। तो x की वैल्यू 3 दूना 6 यानी कि 20 तो निकल के आ गया। अब 20 निकल के आ गया तो क्या करेंगे, अब 20 निकल के आ गया तो 8 इंटू 20, ठीक है, और 5 इंटू 20 तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 यानी 160 और 20 25 100, ठीक है। ये निकल गया 100 और ये निकल के आ गया आपका 160। तो परिमिति कितनी होती है, परिमिति होती है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो परिमिति हम निकालेंगे तो 2 इंटू यल प्लस बी यानी लेंथ विथ ब्रेथ, तो 2 गुणे कितना हो जाएगा 160 और प्लस 100 तो हो जाएगा 26 यानी 260। 260 गुणे 2 तो हो जाएगा 520, 26 दूनी 52 यानी 520 निकल के आ गया। तो क्या है, ये ऑप्शन में दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो इसलिए तो इसका सही आंसर यहाँ पे सी होगा, क्योंकि ये 520 मीटर है, तो सही आंसर है 520 मीटर। जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं 38वें नंबर के प्रश्न पे। 9, 12, 18 का लसा ज्ञात कीजिए। लसा निकालने का वही फार्मूला होता है, आप बचपन में जैसे करते होंगे, 9, 12, 18 तो 2 से हम काटेंगे, 9 यहीं रह जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 9। अब हम क्या करेंगे, 3 से काटेंगे तो ये 3, ये 1, ये 3, अब फिर 3 से काटेंगे तो ये कट जाएगा सारा। तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 और 12 तिहाई 36। तो सही आंसर हो जाएगा 36, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने मार्क किया होगा 36 बिल्कुल करेक्ट है। लसा ज्ञात करने का यही सिंपल तरीका है। चलिए बढ़ते हैं 39वें नंबर पे। एक वर्ग क्षेत्र की प्रत्येक भुजा का माप 10 मीटर है, क्षेत्र का परिमाप ज्ञात करिए। तो परिमाप होता है क्या, 2l प्लस बी यानी 2 गुणे लंब प्लस चौड़ाई। तो प्रत्येक भुजा 10 मीटर ही है, तो क्या करेंगे 2 इंटू 10 प्लस 10 यानी 10 10 20 और 20 दूनी 40। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 40 मीटर। जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है, 40 मीटर। बढ़ते हैं 40वें नंबर के प्रश्न पे। 40वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। एक वृत्त की परिधि है 68 मीटर, उसकी त्रिज्या लगभग ज्ञात करिए। शानदार ये प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए वृत्त की परिधि का स्कोर होता सूत्र होता है 2 पाई आर। तो वो दे रखा है 2 पाई आर इक्वल टू 68, ठीक है। अगर 2 पाई आर की वैल्यू दे रखा है 68 तो उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 गुणे 22/7 क्योंकि पाई का मान होता है 22/7 इंटू कितना आर इक्वल टू 68, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, हम काटेंगे तो ये पलट के चला जाएगा ऐसे। आप दोबारा से कर लिखिए 2 गुणे 22 इंटू आर इक्वल टू 68 इंटू 7 तो क्या हो जाएगा 11 दूनी 22 और 34 दूना 68, ठीक है। 2 एक अन्य 2 17 दूना 34, ठीक है। अब बच गया क्या 11 आर गुणे 17 इक्वल टू 17 इंटू 7 तो 11 आर इक्वल टू 17 गुणे 7, ठीक है। तो 17 इंटू 7 करेंगे तो 17 गुणे 7 इक्वल टू कितना है 119। तो आर बराबर 119 और भागा कितना 11 11 91 11, ठीक है।
अब यहाँ पे जीरो लगाएंगे, यहाँ पे भी जीरो लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे, 11 अट्ठे 88, 11 अट्ठे 88। तो लगभग में पूछ रहा है तो निकल के आ रहा है कितना, 10.8। आप ऐसे चेक कर सकते हैं, 119 भागा 11, ठीक है, 11 इक्यानवे 11, ये कट जाएगा, 9 हो जाएगा। ज़ीरो लगा दीजिए, ज़ीरो लगा दीजिए, 11.88 नहीं, यहाँ पे हो जाएगा 11 दहा में आपका 11, 119, 11 दहा में 110, 9 बचेगा, दशमलव लगा दीजिए, जीरो हो जाएगा, 11 अट्ठे 88। तो दशमलव में पूछ रहा है, लगभग में पूछ रहा है, सही आंसर है ऑप्शन बी, 10.8 मीटर त्रिज्या इसकी निकल के आ जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 41वें पे। 81:810 को हल करिए। बहुत ही सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। 81:810 यानी 81 का 10 गुना है 810। उसी तरह इसमें देखिए कौन सा है, 5 तो है नहीं, 10 तो है नहीं, 1 का 10, 1 का 10 जो है 10 गुना कौन सा है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं 42वें नंबर पे। 42वें नंबर का प्रश्न देखिए, यदि 150 का 37%, 1000 का 0.05% इक्वल टू ए है, तो ए के स्थान पर क्या आएगा। यानी इसका 150 का 37% और 1000 का 0.05% घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा। देखिए 150 का 37% यानी 100 का 37% कितना हो जाएगा, 37, और 50 का 37% 18.5, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 7 15 का 5, 3 1 4 5, 55.5। तो ये निकल के आ गया आपका 150 का 37% कितना, 55.5। जैसा कि हमने बताया था एक स्थान पे आप लगा सकते हैं 55.5। ठीक है, अब 1000 का 0.05%, तो 1000 का 0.05% अगर करेंगे तो ये होगा आपका 0.5 आपका निकल के आएगा, कितना, 0.5। तो 55.5 माइनस 0.5 इक्वल टू सही आंसर हो जाएगा 55, यानी कि 55। ऑप्शन डी जिन लोगों ने मार्क किया है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 43वें पे। एक व्यक्ति के पास 5 रुपये, 10 रुपये तथा 20 रुपये के नोटों के रूप में कुल धनराशि 1575 रुपया है तथा प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है। उसके पास कितने नोट हैं। बहुत ही शानदार है। देखिए 5x प्लस 10x प्लस 20x, हाँ 5x प्लस 10x प्लस 20x इक्वल टू 1575 यानी 1575। तो कुल हो जाएगा 5, 10, 15 और 20, 35x इक्वल टू 1575। तो x बराबर 1575 भागा 35, तो निकल के आएगा 45। x की वैल्यू निकल के आ गई 45। और हमारे पास 3 प्रकार के नोट हैं, 5, 10, 15। तो 5, 10, 20 तीनों का समान है, तो 3 गुणे 45 यानी कि 135। सही आंसर है आपका ऑप्शन सी 135। जिन लोगों ने मार्क किया है बिल्कुल करेक्ट है। साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 44वें नंबर का प्रश्न। साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए जब मूलधन 3000 रुपये, 5% वर्ष की दर 2 वर्ष के लिए। देखिए बहुत पहले अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा तो मैंने क्या बोला था, अगर 10% है
तो एक स्थान पे के बाद आप 0 लगा दीजिए, ठीक है, तो निकल के आ जाएगा। तो देखिए 3000 है और 5% प्रति वर्ष 2 वर्ष के लिए, ठीक है। तो एक तो आपका फॉर्मूला ये है कि PRT और अपान 100, P से प्रिंसिपल, R से प्रिंसिपल आपके पास है 3000, R से रेट है यानी कि 5 वर्ष और T का टाइम 2 वर्ष डिवाइडेड बाई 100। ये एक सिंपल तरीका है। दूसरा इससे आसान तरीका, साधारण ब्याज है 5%, तो 2 साल का हो जाएगा 10%, ठीक। और 10% निकालना हो तो एक स्थान के बाद 0 लगा दीजिए। तो 3000 है, यहाँ पे 0 लगा दीजिए तो निकल के आ जाए, दशमलव लगा दीजिए तो यहाँ पे 300 निकल के आ गया। सही आंसर हो जाएगा 300 रुपये। 300 रुपये जिन लोगों ने मार्क किया है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं हम 45वें पे। देखिए इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका, ए और बी के एक दिन का कार्य 1/4 तथा ए अकेले का एक दिन का कार्य 1/4 माइनस 1/6, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 4 और 6 का, तो एलसीएम हो जाएगा आपका 12, ठीक है। 12 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 और 6 दूनी 12, यानी 1/12। 3 माइनस 2 जाएगा तो 1/12। तो बी इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा? 12 दिन में। ऑप्शन सी जिन लोगों ने मार्क किया है बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं 46वें नंबर पे। राम ने बैंक से 50,000 रुपये उधार लिए। यदि बैंक प्रति वर्ष 10% की दर से साधारण ब्याज लेता है तो राम 2 वर्ष के बाद कितनी धनराशि भुगतान करेगा? सिंपल है, अभी मैंने समझाया था। 50,000 रुपये है, 10% देना है ब्याज दर, तो 10% निकालना है तो 1 0 के बाद दशमलव लगा दीजिए, यानी कि 10% हो गया 5,000। 2 साल के लिए देना है तो 5,000 और हो जाएगा, ठीक है। 5,000 हो, ये और हो गया। 1 साल के लिए 5,000, दूसरे साल के लिए 5,000, यानी कुल 10,000 वो देगा। और मूलधन कितना है? 50, तो 10,000 और 50,000 कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 60,000 रुपये। सही आंसर है ऑप्शन ए, 60,000 रुपये वो भुगतान करेगा 2 साल के बाद, ठीक है। 47वें नंबर पे देखिए, हल करिए। 15 का स्क्वायर है, कुछ करना ही नहीं है। अगर स्क्वायर याद है तो सिंपल सा आंसर टिक कर दीजिए, नहीं याद है तो दोस्तों 15 × 15 कर लीजिए। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 225। ऑप्शन सी जिन लोगों ने मार्क किया है बिल्कुल करेक्ट है, 1 नंबर परफेक्ट है। 48वां देखिए, एक परीक्षा में 400 छात्र उत्तीर्ण हुए, 60% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, यानी कि फेल हो गए 60%। उपस्थित होने वाले छात्रों की कुल संख्या है, यानी परीक्षा में बैठने वाले कुल संख्या कितनी थी? तो देखिए 400 पास हुए और 60% फेल हो गए, यानी जो पास हुए वो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40%, क्योंकि 60% तो फेल हो चुके हैं। तो 40% की वैल्यू दे रखी है, कितना? 400, ठीक है। 40 से एक बार में काट दीजिए 40, यानी 10, यानी 1% की वैल्यू निकल के आ गई 10। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 0 यहाँ जोड़ दीजिए, 1000। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन सी। कुल जो संख्या है वो 1000। ये देखिए, यदि a + b = 10, b + c = 20 तथा c + a = 30, तो a b c का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है। देखिए a + b 10, b + c = 20 और c + a = 30। देखिए क्या हो जाएगा, 2 बार a आ रहा है, 2 बार b आ रहा है और 2 बार c आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? 10, 20, 30 और 30, 60। 2 बार आ रहा है ना, a + b + c, 2a + b + c = 60, तो a + b + c = 60/2, यानी कि 30 नंबर। ऑप्शन डी जिन लोगों ने मार्क किया है बिल्कुल करेक्ट है, a + b + c का मान हो जाएगा 30, ठीक है। चलिए 50वें नंबर का प्रश्न देखते हैं और आज के दिन का आखिरी प्रश्न। 41 से 80 तक के सभी सम संख्याओं का योग क्या है? ऑप्शन है 2080, ऑप्शन है 640, ऑप्शन है 1640 और ऑप्शन है 1220।
तो देखिए सम संख्या जोड़ना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 42 + 44 + 46 + 48 + 50 + 52, ऐसे करके आपको 80 तक जोड़ना पड़ेगा। इसको जोड़ देंगे तो सही आंसर निकल के आएगा ऑप्शन बी 12 20। सभी सम संख्याओं का योग जो है वो 12 20 निकल के आ रहा है। ऑप्शन डी जिन लोगों ने मार्क किया है बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ तक आज का ये सेशन समाप्त होगा। मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में अगले शनिवार। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।